Okay, ji, good afternoon, D18, and today we are going to continue with our remaining portion of general anesthetics. Yesterday we talked about general anesthesia and then we talked about components of general anesthesia और मैंने कहा था कि components of general anesthesia में और stages of general anesthesia में differentiate करना आना चाहिए. Components of general anesthesia हमने discuss किए थे, stages of general anesthesia discuss किए थे और then we were talking about the pharmacokinetic principles which affect the induction of anesthesia. And the other word which can be used for this is equilibrium dynamics या फिर कुछ questions में हम इसको factors affecting general anesthesia भी कह सकते हैं. ठीक है जी. Equilibrium dynamics में जब मैं बात कर रही थी तो we said that the pharmacokinetic principles which are affecting the induction of anesthesia are inspired gas concentration. And inspired gas concentration या inspired gas partial pressure is directly proportional to induction of anesthesia, which means that if the partial pressure of a gas in your inspired air is more, then induction of anesthesia would be more or would be speedier. इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप. ये वही है जो हम फिजिक्स में पढ़ के आए थे, डायरेक्ट रिलेशनशिप या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So induction of anesthesia is directly proportional to inspired gas concentration या inspired gas partial pressure. Next point is your alveolar ventilation. Alveolar ventilation means number of breaths a patient is going to take, amount of air a patient is going to breathe per unit time. जितना आपका alveolar ventilation ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी induction of anesthesia speed up हो जाएगी. So once again we are going to say that there is a direct relationship between alveolar ventilation and induction of anesthesia. जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं solubility. I guess I discussed solubility very quickly. इसको दोबारा यहाँ पे दफा देख लेती हूँ. Solubility के लिए जो सेकंड नेम आपकी बुक्स में यूज हो रहा है that is your blood gas partition coefficient. Blood gas partition coefficient is basically the relative affinity of a drug with blood as compared to your inspired gas. अगर किसी भी ड्रग का ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस ड्रग की एफिनिटी गैस की बजाय या इंस्पायर्ड एयर की बजाय ब्लड में ज्यादा है. इसका मतलब है कि वो ड्रग ब्लड में सॉल्युबल ज्यादा है. इन सब चीजों को डीकोड करना सीखो. इन सब वोकैबुलरी को जो स्टेटमेंट्स आपकी बुक में साइंटिफिकली दी होती हैं उनको इंटरप्रेट करना, उसको डीकोड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी एबल टू टेल कि अगर एक वर्ड दिया हुआ है ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट उसका पर्पस क्या है. ये रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर ब्लड है. आपने ब्लड और गैस के दरमियान ये रेशो का साइन देखा है. अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है इसका मतलब है कि ब्लड के लिए एफिनिटी उस गैस की ज्यादा है. अगर ब्लड के लिए एफिनिटी ज्यादा है इसका मतलब है कि वो ड्रग ब्लड में सॉल्युबल ज्यादा है. एंड वंस अगेन अगर ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, अगर ड्रग की ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा. एंड आई गिव एन एग्जांपल ऑफ योर कोक और स्प्राइट बॉटल कि जब वो धूप में पड़ी रहती है उसके जो वेपर्स होते हैं वो गैस फॉर्म में सेग्रीगेट हो जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है बॉटल की वॉल्स पे. लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो में वो अपने लिक्विड कंपोनेंट के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती है तो डिसॉल्व फॉर्म में वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती और इसका जब तक पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तब तक उसकी डिफ्यूजन इंक्रीज नहीं होगी. जब हमने एनेस्थीसिया इंड्यूस करना है तो इस डायग्राम को देखो, हम एयरवे से गैस आना शुरू हुई है, एल्वियोलाई में जाएगी, उससे एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगी और ब्लड से अल्टीमेटली ब्रेन में जाएगी. और ये सारी जो डिफ्यूजन है ये मेम्ब्रेन्स में से हो रही है. अगर आपकी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो वो एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकेगी. अगर गैस उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर होगी, यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी क्योंकि ब्लड की बात कर रहे हैं तो अगर सोचो कि गैस ब्लड के कंपार्टमेंट में डिसॉल्व हो जाएगी तो ये नीचे वाले फिगर में आप देखोगे कि उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा. पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कम हो जाएगा. सो हेलोथेन क्योंकि इसका ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इन ब्लड ज्यादा है तो इसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कम है. उसके कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड का क्योंकि ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट कम है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड कम है तो इसका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया ज्यादा जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली. हमें कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं. ये ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाओ मैक से. कल हमने कहा था कि क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का मैक वैल्यू ज्यादा है, उसकी पोटेंसी कम है, इसका मतलब है वो पुअर एनेस्थेटिक है. ये सारे प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल रहते हैं और किसी भी एनेस्थेटिक की नेट वैल्यू जो है वो सारे प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन से बनती है. तो इस वक्त मैं एक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ तो हम उसके कंपैरेटिव एनालिसिस में बात करेंगे कि एज कंपेयर टू नाइट्रस ऑक्साइड हेलोथेन कैसे बिहेव करेगी. राइट.
सॉल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कार्डिक आउटपुट, और हमने ये बात भी कल डिस्कस की थी कि कार्डिक आउटपुट इज वंस अगेन इनवर्सली रिलेटेड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। जितना कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है उतना ही आपका एनेस्थीसिया की जो गैस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में ज्यादा होता है। कार्डिक आउटपुट ज्यादा होने का मतलब है कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया है, यानी आपके हार्ट, लिवर, किडनी, स्प्लीन, मसल्स, हर जगह ज्यादा ब्लड जा रहा है। जितना ब्लड वहां जा रहा है तो क्योंकि एनेस्थेटिक एजेंट भी ब्लड में प्रेजेंट है, वो सारा एनेस्थेटिक एजेंट भी इन सब एरियाज में जा रहा है। जितना एनेस्थेटिक एजेंट इन सब एरियाज में जा रहा है वो हमारे लिए वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सीएनएस में चाहिए। तो इसलिए कार्डिक आउटपुट ज्यादा होने से इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा एनेस्थेटिक एजेंट है उसकी वेस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। बस इतना सा स्टेटमेंट आपने याद रखना है, बाकी पैराग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना। ट्राई टू मिनिमाइज योर इन्फॉर्मेशन ताकि आप की पॉइंट्स पे फोकस कर सको और आप पूरी फार्माकोलॉजी प्रिपेयर कर सको एंड ऑफ द ईयर। And the last point is your alveolar venous concentration gradient. Alveolar venous या फिर हम इसको arteriovenous concentration gradient भी कहते हैं। And when we say arteriovenous या alveolo-venous concentration gradient, तो इसका मतलब है कि affinity of anesthetic agent in your arterial blood या in your alveoli in comparison to your venous blood. Venous blood वो blood है जो पूरी body से circulate होकर वापस lungs में आ रहा है। अगर आपके venous blood के अंदर anesthetic कम है और आपके एल्वियोलर ब्लड के अंदर एनेस्थेटिक ज्यादा है, नेचुरली कम ज्यादा तो होगा, लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वीनस ब्लड में जगह जगह जो ऑर्गन से होकर आया है वहां पे एनेस्थेटिक एजेंट स्टोर हो गया है, वहां पर आपका एनेस्थेटिक एजेंट मेटाबोलाइज हो गया है, वो वापस रिवर्स होकर लंग्स में नहीं आया। तो दिस अगेन प्रिडिक्ट्स डिलेइंग या स्लोनेस ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। जितना आपके एल्वियोलर और वीनस ब्लड के गैसियस कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब अगेन यही है कि वेस्टिंग ऑफ एनेस्थीसिया एजेंट ये ज्यादा हो रही है एंड अल्टीमेटली आपका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया स्लो डाउन हो गया। एम आई क्लियर? And the next point is, I don't have time to wait for you people to respond. I don't know if you're sleeping or awake. Next is your elimination. Elimination जो है वो बिल्कुल इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया को फॉलो करती है। यही सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो एलिमिनेशन को भी इफेक्ट करते हैं जो इंडक्शन को इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ उलट। यानी आप यही कहोगे कि जितनी इंस्पायर्ड गैस की कॉन्सेंट्रेशन आपने ज्यादा की थी, इंडक्शन ज्यादा हो रही थी। तो सिमिलरली जितनी इंस्पायर्ड गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, आपकी एलिमिनेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप कह रहे थे कि जितना वेंटिलेशन रेट हम बढ़ा रहे थे, इंडक्शन ज्यादा हो रही थी, जितना वेंटिलेशन रेट हम बढ़ाएंगे, एलिमिनेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप पेशेंट को रिकवर करते हो, एलिमिनेट करते हो, तो आप इंस्पायर्ड गैस जो आप दे रहे हो, जो पेशेंट के मास से उसके अंदर जा रही है, उसमें एनेस्थेटिक की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे। अब सारी डायनेमिक्स रिवर्स हो गई। पहले बॉडी में जीरो थी अमाउंट और आप जो दे रहे थे उसमें मैक्सिमम थी, और वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो कर रही थी। अब जब आप उसको जो एयर दे रहे हो, जब आपने उसमें एनेस्थेटिक की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी है, तो नेचुरली बॉडी उसका सोर्स बन गया है, बॉडी उसका रिजर्वायर बन गया है, तो वो बॉडी से वापस लंग्स में डिफ्यूज आउट करना शुरू करती है। ठीक है, इसलिए एलिमिनेशन भी उसी तरह उसके पैरेलल जो है वो डिस्कस होगी। सिर्फ एलिमिनेशन में एक थोड़ा सा चेंज है कि एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म भी रोल प्ले करता है। इंडक्शन में हमने कहा था कि जितना पेरिफेरल ऑर्गन्स जो हैं उनमें ज्यादा जा रहा है एनेस्थेटिक एजेंट, उतनी इंडक्शन स्लो है। लेकिन एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आपकी पेरिफेरल ऑर्गन्स में जाके मेटाबोलाइज हो जाती हैं, जैसे आपकी हेलोथेन है, जैसे आपका मेथॉक्सीफ्लोरेन है। ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगी, ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। तो नेचुरली जब एक्सक्रीट आउट होंगी तो एलिमिनेट हो गई। नाइट्रोस ऑक्साइड बॉडी में लंग्स के थ्रू जाती है और लंग्स के थ्रू जो है ये बॉडी में जाती तो लंग्स के थ्रू है, लेकिन वापस आते वक्त ये लंग्स के साथ साथ लिवर और किडनी से भी एलिमिनेट होती है। इसका मतलब है कि इंडक्शन अगर इनसे स्लो थी तो एलिमिनेशन इनसे जल्दी हो जाएगी। राइट, इस डायग्राम से ये बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट कम्स योर ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स। कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर आपके जनरल एनेस्थेटिक्स किस तरह से एक्ट करती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स, हम एज अ होल जनरल एनेस्थेटिक की बात डिस्कस करेंगे कि सारे जनरल एनेस्थेटिक्स का किस ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट है, और उसके बाद एमसीक्यूज के लिए एक एक दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को हाईलाइट कर लेंगे। इस एनेस्थेटिक एजेंट की ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सीएस में है, इस एनेस्थेटिक एजेंट की ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सीएनएस में है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट,
जिन मेजर सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो हम बात सबसे पहले करेंगे नर्वस सिस्टम की. All the inhaled anesthetics are going to decrease the cerebral metabolic rate. और जब वो cerebral metabolic rate को decrease करते हैं तो उसके रिजल्ट में cerebral vasoconstriction होती है. आई एम रिपीटिंग कि जब आपका सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट जो आपकी बुक्स में CMR के नाम से डिनोटेड है, जब वो डिक्रीज करता है तो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है. तो एक तरफ तो आपके एनेस्थेटिक एजेंट्स जो हैं वो CMR को डिक्रीज करके वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करके वेजो डायलेशन करवा रहे हैं. तो अगर आप एनेस्थेटिक एजेंट को नॉर्मल कंसेंट्रेशन पे देते हो, नॉर्मल वैक वैल्यू के मुताबिक देते हो, तो आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और सेरेब्रल ब्लड फ्लो के ऊपर नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा. तो हम कहेंगे कि नॉर्मल वैल्यू के ऊपर बात करते हैं. अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो वो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज करके वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा और डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डायलेट करवा के आउट योर CNS इफेक्ट. यही 1.5 जुमला आपने याद करना है, बाकी के पैराग्राफ के ऊपर फोकस नहीं करना. मैंने यहाँ की पॉइंट सिर्फ इसीलिए लिखे होते हैं कि आप जब खुद से घर बैठ के रीड आउट करो तो आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्टर्ब नहीं हो, बल्कि इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पर फोकस करें. नेक्स्ट सिस्टम इज योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट योर ब्लड वेसल्स एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट योर हार्ट. All the gases are going to decrease your arterial pressure in direct proportion to their concentration. जितनी ब्लड में एनेस्थेटिक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी इंस्पायर्ड गैस ज्यादा होगी, जितनी एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, उसी रेलेवेंस में आपकी आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कम होगा. और अगर आपका पेरिफेरल आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होता है, व्हेन आई एम सेइंग that there is decrease in your peripheral arterial, I am in about peripheral vascular resistance. If the peripheral arterial pressure is going to decrease, it's peripheral vasodilation हो जाएगी इस सिनेरियो में, right? ब्लड वेसल हैं तो हार्ट पे हेलोथेन और एनफ्लोरेन जो है वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करती है, क्योंकि ये वेगल स्टिमुलेशन कॉज करती है. इस बात को हाईलाइट करें अपनी बुक्स में कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के तौर पे एक्ट करती हैं, ये वेगल स्टिमुलेशन कॉज करती हैं. और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है उसका कि आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, राइट? सिमिलरली उसके रिएक्शन में दूसरी बात हम देखेंगे कि आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन वो सिंपली क्या कर रहे थे कि वो आपके पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है उसको डिक्रीज कर रहे थे, राइट? नेक्स्ट आ जाता है आपके नाइट्रस ऑक्साइड का इफेक्ट, या फिर हम कहेंगे कि दूसरा हेलोथेन और आइसोफ्लोरेन का इफेक्ट. हेलोथेन और आइसोफ्लोरेन दे आर गोइंग टू सेंसिटाइज योर मायोकार्डियम टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स. आपका मायोकार्डियम जो है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये डायरेक्ट जाके हार्ट को स्टिमुलेट नहीं करती, ये सिर्फ हार्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है. तो अगर उस पेशेंट के अंदर सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन ज्यादा होंगे, अगर उस पेशेंट के अंदर सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन ज्यादा होंगे तो उसका हार्ट जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम कहते हैं कि ये सेंसिटिविटी टू सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स को इंक्रीज कर रहा है. इस केस में नॉर्मल पेशेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर किस पेशेंट जो है वो एड्रेनलिन रश में चल रहा है, या अगर उस पेशेंट को एंग्जाइटी अटैक हुआ हुआ है, उसके कैटेकोलामीन्स इंक्रीज हुए हुए हैं, तो उस सिनेरियो में हम कहेंगे कि उस पेशेंट के अंदर एरिथमिया हो सकता है, ठीक है? नॉर्मल सिचुएशन में कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट सिस्टम इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिंपली आपको पता है क्योंकि हम CNS में जा रहे हैं एंड ऑल द गैसेस आर योर रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स, तो हम ये कहते हैं कि ये सारी की सारी गैस हैं ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्लो डाउन करती हैं. अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो वी टॉक्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, और जब हमने स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की बात की थी तो हमने वहाँ पे 4th स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया स्टडी की थी, विच वाज मेडुलरी डिप्रेशन. एंड यस आई सेड कि नॉर्मल इंस्टेंसेस में हम मेडुलरी डिप्रेशन तक प्रोग्रेस नहीं करते,
लेकिन नेचुरली अगर वो मेडल्ला को डिप्रेस करने की कैपेसिटी रखते हैं आपके एनेस्थेटिक एजेंट्स, तो वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्लो डाउन जरूर करेंगे, उनको सप्रेस या डिप्रेस जरूर कर सकते हैं, राइट? Concentrations that still exist during recovery depress the increase in ventilation during hypoxia. क्योंकि आप रिकवरी फेज में हाइपोक्सिया बेशक हो रहा हो, लेकिन क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हुआ होगा, तो हाइपोक्सिया को जो नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो होता है हाइपर वेंटिलेशन। तो उस केस में हाइपर वेंटिलेशन भी नहीं होगी। आपने इन डिटेल्स में नहीं जाना, आपने सिर्फ टॉप ऑफ द लिस्ट ये लिख लेना है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कि ये सब के सब रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ठीक है? एंड दैट्स ऑल। इसके और आप कहोगे कि इसकी वजह से वेंटिलेटरी रिस्पांस टू हाइपोक्सिया भी डिक्रीज हो जाता है, यानी हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड हाइपरवेंटिलेशन भी नहीं हो पाती। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में जो चीज यहाँ याद रखने वाली है वो ये है कि डेस्फ्लुरेन सारे के सारे, मैंने कहा, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स हैं, इसके साथ साथ सारे के सारे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। ये सब के सब गैसेस जो हैं ये आपके ब्रोंक्यूल्स को या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारे नेटवर्क को डायलेट करते हैं। लेकिन डेस्फ्लुरेन साथ साथ में एक इरिटेंट भी है, और जब भी कोई इरिटेंट आप इनहेल करते हो तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? रिफ्लेक्स ब्रोंकोस्पाज्म। इसका मतलब है कि डेस्फ्लुरेन कैन कॉज या इनिशिएट रिफ्लेक्स ब्रोंकोस्पाज्म। और एनफ्लुरेन जो है वो पंजेंट है, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। तो जब आप पंजेंट ड्रग लेते हो तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है पंजेंट स्मेल को, कि वो ब्रेथ होल्ड करती है। तो ये पंजेंसी भी जो है ये आपकी ब्रेथ होल्डिंग को प्रमोट करेगी, विच इज गोइंग टू डिक्रीज द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो आपने डेस्फ्लुरेन और एनफ्लुरेन की दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, और बाकी की सारे जनरलाइज एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि all anesthetic agents decrease या depress your respiratory center and respiratory rate and they cause bronchodilation. That is all. उसके बाद हम आ जाएंगे बाकी सिस्टम्स पे। बाकी ऑर्गन्स के इफेक्ट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उस पर आप फोकस नहीं करोगे, सिर्फ आप ये एमसीक्यू पॉइंट्स दो और हाईलाइट करोगे, दैट इज योर हेपेटोटॉक्सिसिटी। जब मैं आपको एलिमिनेशन अभी बता रही थी तो आई टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट सम ऑफ द ड्रग्स गेट मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड आर एक्सक्रीटेड वाया लिवर। उस एक्सक्रीशन में हेलोथिन टेंड्स टू फॉर्म अ टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हेलोथिन इज responsible for causing halothane hepatitis, inflammation of your liver. हेलोथिन हेपेटाइटिस का टर्म अपने बुक्स पे नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी हेपेटोटॉक्सिसिटी की बात हो तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये टर्म जो है वो जंप अप करे कि हेलोथिन कॉजेज हेपेटाइटिस, राइट? उसके बाद जो आपने चीज याद रखनी है टॉक्सिक इफेक्ट्स में, वो है आपका मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये आप बहुत जगह पे पढ़ के आए। We have studied malignant hyperthermia while studying your sedative hypnotics. We have studied malignant hyperthermia while studying your antipsychotics. We study malignant hyperthermia while studying skeletal muscle relaxants. We study malignant hyperthermia while we are dealing with your autonomic nervous system. Excuse me. I'm sorry, I was temporarily called away. Okay. So we were talking about malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia का एक short note आप prepare कर लो collectively अपने पास, ताकि किसी भी चैप्टर के रेफरेंस से आपको इसका क्वेश्चन आए तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि malignant hyperthermia क्या है। आई एक्सपेक्ट कि आप इसको बाकी सब जगहों पे भी डिस्कस कर चुके हो, लेकिन मैंने ब्रीफली यहाँ पर इसको अगेन रिपीट किया है। Malignant hyperthermia is an autosomal dominant genetic disorder of skeletal muscles which occurs by inhaled agents and muscle relaxants. It consists of rapid onset of tachycardia, hypertension, severe muscle rigidity, hyperthermia, hyperkalemia and acidosis. और आपको इसका मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि ये बेसिकली जेनेटिक डिस्टर्बेंस होती है RYR रिसेप्टर्स में, रियानोडिन R रिसेप्टर्स, जो कि कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं विद इन योर स्केलेटल मसल्स। जितना ज्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट हो रहा है वहां पर, उतनी ज्यादा कंट्रैक्शन हो रही है। उस इंक्रीज्ड कंट्रैक्शन की वजह से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। आपके मसल्स रिजिड हो जाएंगे, ओवरऑल पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, पेशेंट टेकिकार्डिक होगा, हाइपरटेंसिव होगा, इसके साथ साथ हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस, ये सब रिस्पांस ऑफ मसल सेल्स है टुवर्ड्स स्टिमुलेशन। ठीक है, ये सेट ऑफ सिम्टम्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड
मेलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। और फिर हमने याद रखना है कि ये सेट ऑफ सिम्टम्स कौन कौन सी ड्रग्स कॉज कर रही हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी ऑटोनॉमिक सिस्टम की ड्रग्स, आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ऑटोनॉमिक में बात कर रहे होते हैं एसिटाइलकोलिन फैमिली की, देन आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, देन आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग्स, देन आपके एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड लास्टली आपके ये वाले ग्रुप जो कि आपके जनरल एनेस्थेटिक्स हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा एक लास्ट इंडिविजुअल इफेक्ट है जो नाइट्रस ऑक्साइड का है, दैट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नाइट्रस ऑक्साइड कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, स्पेशली इन पोरली वेंटिलेटेड डेंटल ऑपरेटिंग सूट्स। यानी अगर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। जब उसकी रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा। ये भी सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड क्वेश्चंस में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल एनेस्थीसिया, इसमें से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रॉफ में, तो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको, क्योंकि यू नेवर नो कि आपसे क्या पूछ लिया जाए, राइट। तो इसलिए वो टॉपिक जिसकी एग्जाम वेटेज आपके लिए ज्यादा है, आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक में से ज्यादा डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी होती है। जब हम एएनएस और सीबीएस पढ़ रहे होते थे तो देयर वी हैड लेस मार्क्स अकाउंटेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट, तो उसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेयर क्वेश्चंस कम हो जाती है। और जब थोड़ी पोर्शन में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट आई एम ट्राइंग टू टीच जनरल एनेस्थेटिक्स इन डेप्थ टू यू पीपल, राइट। विच रिमाइंड्स मी कि सैटरडे को आपका टेस्ट है और सीवीएस का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसके साथ रेस्पिरेशन बाय मिस्टेक लिखा हुआ था, आई होप यू हैव बीन करेक्टेड इन दैट अकाउंट। तो सीवीएस का टेस्ट है बेटा, तो आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड डायूरेटिक्स उसके साथ इंक्लूडेड है। It includes your hypertension, your angina, your heart failure, your arrhythmia, and your diuretics, right? तो ये आपने प्रिपेयर करना है सैटरडे के टेस्ट के लिए। All the best for that. Any questions so far? फिर मैं next component पे जा रही हूँ, which is your intravenous anesthetics. Okay. So the second component is your intravenous anesthesia या intravenous anesthetics. अभी तक जो drugs हमने पढ़ी हैं, those were your inhalation anesthetic agents, जिसके अंदर आपकी nitrous oxide और आपके बाकी सारे fluoride compounds important थे. And now the second portion of your general anesthesia is your intravenous anesthesia. We are very much misconcepted about this thing. हम लोग समझते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया वही है जिसमें मास्क लगा के पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, राइट। जनरल पॉपुलेशन का यही कॉन्सेप्ट है, which is absolutely wrong. Intravenous agents are also there which can produce general anesthesia. उसमें उन कंपोनेंट्स को ऊपर आपने फोकस करना है जो कोई कंपोनेंट्स हो लेबर no subclassification, just listing of the names, barbiturates and benzodiazepines जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर। तो ये सिर्फ हमने लिस्ट डाउन करने होते हैं, लेकिन हम जनरल एनेस्थेटिक्स में इनकी डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज वी अज्यूम कि हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स में बार्बिटुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, उनकी डिटेल्स, उनके क्लिनिकल यूजेस, हर चीज पढ़ के आए हैं। What we are going to focus over here is these 3 individual drugs which are being displayed on your screens: propofol, etomidate and ketamine. ये 3 ऐसी इंडिविजुअल ड्रग्स हैं जो हमारे आईवी एनेस्थेटिक्स के रेफरेंस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ड्रग्स पे हमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इन तीनों ड्रग्स की हमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, इनके ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स आ सकते हैं, इनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी आ सकता है। तो जब हम ये ड्रग्स को डिस्कस करेंगे तो आई सजेस्ट कि आप अपने पास कंपैरेटिव नोट्स बना लो, जिसमें आप प्रोपोफोल, केटामाइन और एटोमिडेट को एक दूसरे से कंपेयर करके एक पेज पे लिख के डिस्कस करो कि किस में क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और किस ड्रग में क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, राइट। एक तो आपकी मेमोरी को ये चीज हेल्प करती है, दूसरा ये होता है कि अगर आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करने में इजी हो जाते हो। सो talking about your first important intravenous general anesthetic, that is your propofol, which is also called diisopropyl phenol. Diisopropyl phenol का ही नाम है propofol. Propofol आजकल क्लिनिकली बहुत ज्यादा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है,
शॉर्ट माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। छोटी सी कोई इंजरी है जिसको हमने आउटी से देख लेना है, जिसे हमने ओपीडी या ओटी में डील करना है, जिसको हमने अंदर वाले ओटी में नहीं लेके आना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्जरी करके वहीं से पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं इमीडिएटली। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जनरल एनेस्थेटिक है, ओपीडी जनरल एनेस्थेटिक है। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यू आर बीइंग डेंटिस्ट, तो आपने पेशेंट को एडमिट करके अपने पास रखना तो नहीं है, तो आप भी उन एजेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हो इन अनवांटेड सिचुएशंस जिसके साथ आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। Its onset of action is very similar to your thiopental and thiopental is your barbiturate. लेकिन इसकी रिकवरी बहुत रैपिड है, तो यही इसका सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट हैज वेरी स्पीडी रिकवरी टाइम, राइट। आप इंजेक्शन देते हो प्रोपोफॉल का, आफ्टर 8 to 10 मिनट्स पेशेंट रिकवर हो, को आपने करनी है, प्रोपोफॉल दिया है और आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाएगा। एंड रिकवर जो हो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उस पर कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता, कोई उसके ऊपर डिलेड इफेक्ट नहीं होता, कोई पोस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा हो। तो दिस इज कॉल्ड स्मूथ रिकवरी और रैपिड रिकवरी। देन इसका एक अदर एडवांटेज ये है, इट कॉजेज एंटी इमेटिक एक्शन। Surgeries are usually associated with nausea and vomiting. So propofol has an advantage due to its anti-emetic action. Post-operative nausea and vomiting is less common with propofol. Anti-emetic का मतलब है emesis is vomiting, तो इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे वॉमिटिंग कंट्रोल होती है। तो क्या होगा कि जो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया और वॉमिटिंग है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई और एंटी एमेटिक एजेंट साथ में नहीं देना पड़ेगा। देन आप अपनी बुक्स में टॉप ऑफ प्रोपोफॉल ये बात पॉइंट आउट कर लें, ये बात लिख लें, दैट डज नॉट कॉज एनाल्जेसिया। आई रिपीट, प्रोपोफॉल डज नॉट कॉज एनाल्जेसिया। हम ये अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई एनेस्थेटिक दिया है, पेशेंट बेहोश हुआ है, तो उसके साथ साथ उसका पेन सेंटर भी ब्लॉक हो गया, लेकिन प्रोपोफॉल हिप्नोसिस तो कॉज करता है, पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देता है, लेकिन उसके पेन पाथवे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि एनाल्जेसिया नहीं होता, जस्ट एनेस्थीसिया हो जाता है या फिर जस्ट हिप्नोसिस हो जाता है। ठीक है, नेचुरली जब पेशेंट स्लीप में चला जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो अगर उसको पेन हो भी रही होगी तो उस पेन को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आपका पर्पस तो सर्व हो गया। लेकिन इस सिनेरियो का डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग पेन ऑन इंजेक्शन साइट। अगर आप ऐसी ड्रग इंजेक्ट कर रहे हो जो खुद बहुत एनाल्जेसिक इन नेचर हो, तो उसको इंजेक्ट करते हुए पेन नहीं होती, लेकिन प्रोपोफॉल की इंजेक्शन साइट के ऊपर सवेयर पेन होती है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोफॉल। Then propofol has strong negative inotropic effect, which means that it causes a decrease in blood pressure and it is also a respiratory depressant. तो आप प्रोपोफोल के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए उसके ऊपर साथ डिक्रीज के साइन का एरो लिखोगे और आप लिखोगे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस करता है और ये सीवीएस को भी डिप्रेस करता है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। शॉर्ट नोट्स बनाना सीखें ताकि चीजें याद रहें आपको, ठीक है। तो हमने ये बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आगे एटोमीडेट और केटामाइन के साथ कंपेयर होगी, इसलिए आपने इस बात को याद रखना है कि ये सीवीएस को भी डिप्रेस कर रहा है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर रहा है। ओके, अब आ जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Yesterday I discussed all the different mechanisms of action of your general anesthetics, और मैंने कहा था कि इसमें प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन GABA suppression है, GABA promotion है। GABA which is your inhibitory neurotransmitter, आपकी जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स GABA mimetic एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, GABA चैनल्स को ओपन करते हैं, GABA के रोल को एनहांस करते हैं और ओवरऑल आपके CNS में इनहिबिशन प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट फॉर केटामाइन जो कि NMDA एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। GABA क्योंकि इनहिबिटरी सिस्टम है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, और जो आपका एक्साइटेटरी सिस्टम है जो कि NMDA सिस्टम है, एस्पार्टेट सिस्टम है, NMDA रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा होता है। NMDA रिसेप्टर को आपने ब्लॉक करना है ताकि NMDA मीडिएटेड एक्साइटेशन ब्लॉक हो जाए, और ये NMDA मीडिएटेड एक्साइटेशन ब्लॉकेज सिर्फ केटामाइन करता है और कोई एनेस्थेटिक नहीं करता। तो ये केटामाइन की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, हम वहीं पर पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो रिपीटेडली हर जगह डिटेल में नहीं बताया, सिंस मैंने कल बिगिनिंग में 1-2 स्लाइड्स में सारी चीज जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी। आपको बस GABA याद होना चाहिए, और बार बार ये बात दोहराने का पर्पस ये है कि
आपके सामने जब गाबा का नाम दिया जाए तो आपको ऑटोमेटिकली पता हो कि वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और उसका पर्पस यही है कि जहाँ पे भी वो एक्ट कर रहा है, वो जिस भी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, वो सिस्टम को बेसिकली इनहिबिट करेगा। चाहे हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, चाहे हम ब्रेन की बात करें। आपको याद होगा पार्किंसनिज्म में भी हमने गाबा माइमेटिक एक्शन प्रोड्यूस किया था। ऑलराइट, and that is all about your propofol. Thiopental, I already told you that thiopental is your barbiturate which you studied in your sedative hypnotics. Dr. Najma ने पढ़ाए थे आपको, सिर्फ briefly बताऊंगी यहाँ पे। Thiopental is the short acting barbiturate जो कि उसका एक secondary action ये भी है कि वो anesthesia भी cause करता है। If you remember तो sedative hypnotics में आपने clinical uses of barbiturate anesthesia या surgical anesthesia पढ़ा हुआ होगा। तो basically thiopental can produce of consciousness और hypnosis in one circulation time। इतना क्विक एक्शन है इसका कि आपने उधर इसको लगाया, बॉडी में एक सर्कुलेशन में जितना टाइम लेती है, एक हार्ट बीट जितना टाइम लेती है, उतनी देर में इसका एक्शन जो है वो आ भी जाता है। अब ये चीज हमें कहाँ हेल्प करती है? ये चीज हमें हेल्प करती है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में। yesterday when we were discussing the stages of anesthesia, तो हमने वहां देखा था कि स्टेजेस पे अगर हम स्टेप वाइज चलें तो बहुत टाइम लगता है, बिकॉज बिफोर सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज हमारे पास एक डिसइनहिबिशन की स्टेज आ रही थी जिसमें पेशेंट डिलीरियस था, एक्साइटेड था, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस थे पेशेंट के। नॉर्मल इंस्टेंसेस में हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी भी स्टेज से डील करें ड्यूरिंग सर्जरी, तो हम क्या करते हैं, इस इंडक्शन फेज में साथ में थायोपेंटल भी दे देते हैं। इमीडिएट एक्शन है कि बाय द टाइम आपके बाकी जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उनका एक्शन आना शुरू हो, थायोपेंटल अपना काम कर चुका हो। और वो जो थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग फेजेस थे, आप ये कह सकते हो कि जो आपका टाइम ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया का जो टाइम होता है ना, जो आपका विंडो पीरियड होता है एनेस्थीसिया का, वो डिक्रीज कर जाता है, राइट। लेकिन जितनी जल्दी ये इंड्यूस करता है उतनी ही जल्दी ये रिमूव भी हो जाता है। बट देन अगेन उतनी देर में हमारे बाकी के एनेस्थेटिक एजेंट्स का इफेक्ट आने शुरू हो जाता है, मेंटेनेंस फेज में पेशेंट चला जाता है, तो हम बाद में इसकी रिकवरी की हमें टेंशन नहीं होती, बिकॉज मेंटेनेंस फेज को मेंटेन करने के लिए बाकी के जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट होते हैं। दैट इज इनफ अबाउट थायोपेंटल। बस सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग बार्बिटुरेट है, इंडक्शन फेज को हेल्प करता है क्योंकि इट इंड्यूसेस एनेस्थीसिया विद इन वन सर्कुलेशन, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट इज योर बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स भी मैंने आपको बताया सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आप पढ़ के आए हो। इन एनेस्थीसिया बेंजोडाइजेपिन्स आर यूज्ड एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब कि एनेस्थीसिया इनिशिएट करने से पहले। Whenever you are going to undergo a surgery, तो एक नेचुरल बॉडी फिनोमेना है कि पेशेंट एंजाइटी में होता है। उस एंजाइटी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट होगा, उसका रेस्पिरेटरी सेंटर भी इफेक्ट हो रहा होगा, और नेचुरली हमें सर्जरी में डिस्टर्बिंग कॉन्सिक्वेंसेज मिल सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू काम डाउन द पेशेंट, इन ऑर्डर टू रिलैक्स द पेशेंट, हम प्री सर्जिकली, प्री एनेस्थेटिकली पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन देते हैं। बेंजोडाइजेपिन देने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमने पेशेंट को सेडेट करना है, हमने पेशेंट को काम डाउन करना है, और उस काम डाउन करने की वजह से पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, राइट। So we say that patient is going to have amnesia, anxiolysis and sedative effect with the presence of your benzodiazepine agent. एक्चुअल एनेस्थीसिया में इसका इफेक्ट बहुत कम है, ये सिर्फ सपोर्ट मेडिसिन के तौर पे काम करेंगे, इसीलिए मैंने इसकी डिटेल्स यहाँ नहीं बताई, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन योर सेडेटिव हिप्नोटिक्स टॉपिक. Now we are going to talk about another individual drug. पहले हमने प्रोपोफॉल पढ़ी है, अब आपने एटोमिडेट को उसके पैरेलल प्रोपोफॉल के साथ कंपेयर करना है। आपने देखना है कि एटोमिडेट और प्रोपोफॉल में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं और एटोमिडेट और प्रोपोफॉल में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फिर आपने ये भी डिस्कस करना है कि एटोमिडेट के प्रोस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके कॉन्स क्या हैं या उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कॉन्स मीन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। जो टॉक्सिसिटी होती है यूजुअली हम उनको कॉन्सिक्वेंसेस में डाल देते हैं, उनको डिसएडवांटेजेस में डाल देते हैं। एटोमिडेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है प्रोपोफॉल के साथ, गाबा के थ्रू ये एक्ट करते हैं, तो ये एक सिमिलैरिटी आ गई। प्रोपोफॉल जो है वो सीवीएस को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर रही थी। एटोमिडेट की स्लाइड में आप देखोगे पहला पॉइंट ही मैंने ये लिखा है कि इट कॉजेज मिनिमल कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि आपकी सीवीएस को भी कोई इफेक्ट नहीं कर रही है और ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रही है। एटोमिडेट प्रोड्यूसेस अ रैपिड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रैपिड रिकवरी। ये वाली चीज भी बिल्कुल प्रोपोफॉल के साथ कंपेरेबल है, रैपिड इंडक्शन, रैपिड रिकवरी। लेकिन अच्छा, फिर
Etomidate causes a high incidence of pain. Once again, etomidate does not cause analgesia. जो मैंने प्रोपोफॉल में कहा था, एनाल्जीसिया नहीं होगा, डायरेक्टली हिप्नोसिस या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी. तो ये वाली चीजें बिल्कुल कंपेरेबल है प्रोपोफॉल के साथ. ये सारी इसकी सिमिलैरिटीज हुई. डिफरेंसेस में प्रोपोफॉल में हमने कहा था कि प्रोपोफॉल हैज एंटी इमेक्टिव एक्शन which supports the post operative nausea and vomiting. लेकिन etomidate causes severe post operative nausea and vomiting. यानी ये एक डिसएडवांटेज आ गया कि ना सिर्फ ये कि ये nausea and vomiting को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि ये कॉज कर रही है. तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज या डिसएडवांटेजेस में काउंट होगा. Then etomidate has a very severe adverse effect जिसको हम कहते हैं इसका एंडोक्राइनोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट है. ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट करती है क्योंकि ये आपके एड्रीनोकॉर्टिकल सप्रेशन कॉज करेगी. ये एड्रीनोकॉर्टिकल सप्रेशन जो है ये इसके डोज लिमिटिंग या यूज लिमिटिंग इफेक्ट, ये इतना सिवियर इफेक्ट है कि हम सिंस वी हैव बेटर ऑप्शंस, अब प्रोपोफॉल वो सारा कुछ कर रही है जो एटोमिडेट कर रही है, देन व्हाई गो फॉर एटोमिडेट. मतलब एटोमिडेट में हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं आई इन कंपैरिजन टू प्रोपोफॉल जिसकी वजह से हम एटोमिडेट को प्रेफर करें. तो इसलिए अनलेस कि यू डोंट हैव प्रोपोफॉल अवेलेबल विद यू और आपके पास एटोमिडेट पड़ी हुई है, देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग एटोमिडेट इन एनी केस. दिस इज द रीजन कि क्लिनिकली एटोमिडेट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता क्योंकि उसमें कोई ऐसी इंडिविजुअल एडवांटेज नहीं है जो इसके यूज़ को प्रमोट करे. इनफैक्ट ये क्या कर रही है, ये पोटेंट सेरेब्रल वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये सवेयर एंडोक्राइन एडवर्स इफेक्ट्स रखती है, ये हिप्नोटिक तो है लेकिन एनाल्जेसिक एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती, और सिर्फ ये एडवांटेज है कि ये सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती. ठीक है, तो आपने एटोमिडेट के डिसएडवांटेजेस पे ज़्यादा फोकस करना है सिंस वो रिलेटिवली ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू योर एडवांटेजेस. I hope you have prepared a comparative analysis of propofol and etomidate with the points I've just told you. Next comes your ketamine या ketamine. Ketamine produces dissociative anesthesia. अब ketamine के रेफरेंस से बेटा आपको क्वेश्चंस, अगर हम तीनों में से कहूँ ना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में से आते हैं तो वो ketamine में से आते हैं. Ketamine produces dissociative anesthesia. Dissociative anesthesia की टर्म को जहन में रखो, where your eyes remain open with slow nystagmic gaze. When I say dissociative anesthesia, तो आपने अपने माइंड में वो पिक्चर लानी है जो आपकी क्लासरूम के अंदर होती है. I usually think that students while attending a lecture in the lecture theater are in a state of dissociative anesthesia. They have their eyes open, बट एक आइज का फोकस कहीं और होता है. आप जब खड़े होते हैं सामने, आपको लग रहा होता है कि टीचर को पता नहीं चल रहा, बट आई कैन टेल कि आप देख रहे हो लेकिन आपकी आइज फोकस्ड नहीं है, वो किसी दूर किसी एरिया के ऊपर निस्टेग्मिक मैनर में स्टे कर रही हैं, और वो जहाँ पे टीचर है या जहाँ पे आपका बोर्ड है या जहाँ पे आपकी स्लाइड है उस पर फोकस नहीं कर रही. तो बेसिकली इसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, यानी पेशेंट इज कॉन्शियस. अब प्रोपोफॉल और एटोमिडेट में हम पढ़ के आए थे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, पेन सेंसेशन उसकी रहती है लेकिन वो अनकॉन्शियस हो जाता है. केटामाइन में हम पढ़ रहे हैं कि ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करता है, यानी पेन रिलीव हो जाती है लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता. वो कॉन्शियस तो होता है लेकिन वो अपनी सराउंडिंग से डिसोसिएटेड होता है. द पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग्स. आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपकी आंखें खुली हैं लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि टीचर क्या बोल रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं. दिस इज कॉल्ड डिसोसिएटेड स्टेट एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैटाटोनिया, एमनीजिया, एनाल्जेसिया विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. कभी कभी हो सकता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए इंडिविजुअल पेशेंट्स के अंदर, बट यूजुअली हम सिंपली यही कहते हैं कि इट कॉजेज एनाल्जेसिया बट नो हिप्नोसिस. पिछले दोनों में हमने कहा था कि दे डिड नॉट कॉज एनाल्जेसिया बट दे कॉज्ड हिप्नोसिस. तो ये चीज केटामाइन की डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू योर एटोमिडेट एंड प्रोपोफॉल. और इसमें जो कैटाटोनिया का वर्ड है वो आपने इसको जरा फोकस कर लेना है. कैटाटोनिया के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. कैटाटोनिया इज बेसिकली ए न्यूरोलॉजिकल स्टेट जिसमें एक साइकोटिक पेशेंट वाली सिचुएशन होती है आपकी, यानी जैसे पेशेंट डिलीरियस फेज में नहीं होता. अब मेंटली अपसेट पेशेंट को देखिए, शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को देखिए, अनलेस कि वो हाइपर स्टेट में हो, जब वो नॉर्मली कहीं बैठे हुए होते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग से डिसोसिएटेड होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो ओवरऑल एजिटेटेड जरूर होते हैं लेकिन वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस को नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते. हीट और कोल्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी सर्दी गर्मी का पता नहीं चल रहा होता, अच्छे बुरे का पता नहीं चल रहा होता. तो बेसिकली इसको हम कहते हैं अ स्टेट ऑफ कैटाटोनिया, राइट.
एंड देन अगेन नीचे वही वाला पॉइंट रिपीट हुआ है दैट केटामीन इज द ओनली इंट्रावेनस एनेस्थेटिक दैट पोजेसेस द एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज अमंग दीज थ्री। अगर आप ओपियोइड्स को या बेंजोडाइजेपिन्स को या बार्बिटूरेट्स को काउंट करो तो फिर हम ओनली नहीं कहेंगे, फिर हम इसलिए बल्कि मैं यहीं पर इस ओनली के वर्ड को हटा देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोपोफॉल और इटोमिडेट से कंपेयर कर रही हूँ। To your propofol and etomidate and all the general anesthetics, वो सबके सब गाबार्जिक थे, गाबा को प्रमोट कर रहे थे, जबकि ये एनएमडीए को ब्लॉक कर रहा है। इट एक्ट्स बाय इनहिबिशन, क्या होगा, इनहिबिशन। लेकिन अब इंक्रीज कर रही है, तो मैंने आपसे कहा था जॉब पे डाउनवर्ड एरो के साथ डिटेक्ट करो सीवीएस को और आप रेस्पिरेटरी सिस्टम हैड नो इफेक्ट ऑन योर सीवीएस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एज केटामीन एज सीवीएस स्टिमुलेंट एक्शन, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है। अब ये चीज हमें कहाँ हेल्प करेगी? अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कार्डिक रिजर्व कम है, जिसका ब्लड वॉल्यूम कम है, जो हाइपोटेंशन में चला जाता है, जो लो बीपी में रहता है, ऐसे पेशेंट को सर्जरी में फर्दर हाइपोटेंशन में प्रोग्रेस करने के चांसेस होते हैं। उसको अगर आप केटामाइन दोगे तो नेचुरली वो सीवीएस स्टिमुलेंट इफेक्ट जो है वो हेल्पफुल साबित होगा उस पेशेंट के लिए, ठीक है। अदर देन दैट आप ये करोगे कि नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर आप जो है वो पेशेंट जो सिंपैथेटिक ओवर डिस्चार्ज में चल रहे हैं या वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स में आप केटामाइन को इफेक्ट अवॉइड करोगे क्योंकि ये सीवीएस स्टिमुलेशन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर और एरिथमिया कॉज कर सकती है। हाँ, चिल्ड्रन में केटामाइन इज सेफ क्योंकि छोटे बच्चों में, क्योंकि नॉर्मल इंस्टेंसेस में आपका सीवीएस बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में होता है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत सीवीएस स्टिमुलेशन हो जाए तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि हमने केटामाइन के जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए। इधर वो हमें हेल्प कर रही है तो नेचुरली हम केटामाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही देन अगेन हम केटामाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्डली अगर वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है तो दैट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ केटामाइन। ये सब हम कैसे डिटरमिन करते हैं? हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को याद करेंगे, आप सिर्फ मेमोराइज करोगे कि ये सीवीएस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और नेचुरली फिर क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक ब्रेन दिया है, इफ़ यू गेट अ सिनेरियो तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही है या ये चीज़ मुझे यहाँ पर तंग कर रही है या फिर इस चीज़ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ड्रग को सिलेक्ट करते हो, राइट। देन कम्स अनदर क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ केटामाइन। Ketamine produces post-operative emergence phenomena. I don't know which book you are following, लेकिन अगर आपकी बुक में emergence phenomena नहीं दिया हुआ, सिर्फ adverse effects दिए हुए हैं, तो वहाँ पर emergence reaction या emergence phenomena लिख लो। emergence phenomena का मतलब है recovery phase का phenomena। जब पेशेंट, मैंने कल भी कहा था कि जितनी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट होता है उतना ही रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सिर्फ यही नहीं देखना होता एनेस्थेटिक एजेंट सिलेक्ट करते हुए कि वो इंडक्शन कितनी अच्छी करता है, बल्कि हमने ये भी देखना होता है कि ये रिकवरी फेज में कैसे बिहेव करेगा। केटामाइन हैज अ प्रॉब्लम कि वो जब रिकवर करता है पेशेंट, तो हमने कहा था कि प्रोपोफोल से तो क्विक रिकवरी हो रही थी, इटोमिडेट से भी विद इन 5 मिनट्स रिकवर हो रहा था पेशेंट, और हमने कहा था कि कोई हैंगओवर भी नहीं है, कोई पोस्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं है पेशेंट में, पेशेंट खुद ड्राइव करके आया है या खुद गाड़ी चला के घर जा सकता है। लेकिन केटामाइन में ऐसा नहीं है। केटामाइन से जब पेशेंट रिकवर करता है, जब पेशेंट, जिसको लेमन लैंग्वेज में कहते हैं आउट करा रहे हैं, जब पेशेंट एनेस्थीसिया से आउट हो रहा होता है तो एक में उसको सेंसरी और परसेप्चुअल इल्यूजन्स होते हैं, यानी आप उसके सामने खड़े हो गए एंड पेशेंट विल अज्यूम कि शायद उसकी कोई फैमिली मेंबर खड़ा हुआ है, ठीक है। किसी पेशेंट को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाएंगी, पेशेंट डिसोरिएंटेड होगा, उसको ये नहीं पता होगा स्पेस एंड पर्सन में प्रेजेंट है, वो कहाँ पर है, वो क्यों है, ये सब बातें वो भूल, प्लस उसका जो चीजें इमेजिन कर सकते, आप इमेजिन करो कि किसी बंदे में ये सेट ऑफ सिम्टम्स आ रहे हों तो इसका मतलब है कि वो फिट साइकोलॉजिकल स्टेट में नहीं है,
करना है तो उसको ऑब्जर्व करना है, उसको डायरेक्शन दैट डिसएडवांटेजेस या एडवर्स इफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट कि आपको ड्रग यूज करने से पहले पता होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एडवर्स इफेक्ट हर पेशेंट में आए, बट द नॉलेज ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स टेल्स अस कि क्या क्या चीज एक्सपेक्ट करनी है. You would know what to expect, and naturally you can counsel the patient that what you are supposed to expect. इस पेशेंट को आप भी इस प्रोसेस से जब बाहर आओगे तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं which are absolutely normal, you don't need to bother about them, right? So that is all about your ketamine. This almost sums up the topic of your intravenous general anesthesia. नाउ लास्टली हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं एडजुवेंट ड्रग्स के ऊपर. एडजुवेंट्स मतलब सपोर्टिव ड्रग्स. वो ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं होती, वो ड्रग्स जो सोली अकेले यूज नहीं होती, लेकिन वो सपोर्ट करती हैं बाकी के आईवी जनरल एनेस्थेटिक्स को. इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेल्पिंग ड्रग्स, एडजुवेंट ड्रग्स. एडजुवेंट वर्ड का मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि जब प्रॉफ में एडजुवेंट वर्ड लिखा था तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी ब्लैंक, पता नहीं ये क्या होता है. और एडजुवेंट सिर्फ यहाँ पर ही नहीं आ रहा है, ये आपकी कीमोथेरेपी में भी एक दो जगह पे यूज हो रहा होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एडजुवेंट मतलब अगर हम पेशेंट को किसी और चीज के लिए ट्रीट कर रहे हैं और कोई और इफेक्ट आ रहा है और उस सेकेंडरी इफेक्ट को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सपोर्टिव मेडिसिन है, इसको हम कहेंगे एडजुवेंट मेडिसिन. एडजुवेंट ड्रग्स में जो मोस्ट कॉमन ड्रग हैं वो है हमारे ओपियोइड्स. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी आप अलग से पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ नाम याद कर लो कि रेमिफेंटेनिल, which is an opioid, it has an extremely short duration of action. अब नेचुरली मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि कुछ कुछ एनेस्थेटिक्स ऐसे हैं जो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस नहीं कर रहे. देन अगेन तो उसकी इंडक्शन ड्रग्स ऐसी हैं जिनके टाइम को डिले को, उस डिले इन ऑनसेट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यूज किया था, उसी तरह हम ओपियोइड एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हैं. ये बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन, इमीडिएटली पेशेंट होगा, इसका इफेक्ट उतनी देर में वेयर ऑफ हो जाएगा, और इसी का रोल जो है वो आपका जनरल एनेस्थेटिक एजेंट टेकअप करेगा, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं कि एजेंट्स में पढ़ोगे एंटीसाइकोटिक एजेंट्स, देन अगेन दे आर also a support medicine. केटामाइन के सिम्टम्स आए तो बेसिकली दूसरा ये होता है कि साइकोसिस क्योंकि हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन से रिलेटेड है, तो एंटीसाइकोटिक्स का भी अगर हम उनके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे तो आप देखोगे कि काल्मिंग इफेक्ट है, हिप्नोटिक इफेक्ट है, उस इफेक्ट की हम लेते हैं. और अगर हम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स को एनेस्थीसिया में यूज करें, एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं उनको न्यूरोलेप्टिक्स कहते हैं. When we use neuroleptic agent in support of general anesthetic agent, उस type of anesthesia को हम कहते हैं neurolept anesthesia. neurolept anesthesia पे MCQ आ सकता है, neurolept anesthesia की definition SCQ में आ सकती है, तो इसलिए याद रखिए there is a combination of nitrous oxide जो क्या along with opioid. इस combination of general anesthesia को हम कहते हैं neurolept anesthesia. As it's self-explanatory, जिस anesthesia में neuroleptic added होगा वो neurolept anesthesia होगा. लास्टली बिल्कुल आखिरी ड्रग है हमारे पास, वो मिडाजोलैम है, जो कि आपके बेंजोडाइजेपिन्स में मैंने पढ़ाई थी, और ये भी एडजुवेंट ड्रग्स में काउंट होती है क्योंकि ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है. इसका एनेस्थीसिया में इतना रोल नहीं है, बल्कि एंजाइटी को सप्रेस करने में रोल है, इसलिए हम कहते हैं कि मिडाजोलैम इज अ प्री एनेस्थेटिक medication or it's a adjuvant drug. That is all about general anesthesia. If you have any questions, you can ask. No questions? Highly intelligent class. और उसके बाद जब टेस्ट होता है तो परफॉर्मेंस 0 हो जाती है. ओके जी, आई गेस आई हैव इंड्यूस्ड एनेस्थीसिया. कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. हाँ, डिसोसिएटिव कैटाटोनिक स्टेट में चले गए हैं सब बच्चे, कैटामाइन का इंजेक्शन लग गया. Now this slide, which is now showing on my screen, is a comparative analysis of your monoanesthesia versus your combination balanced anesthesia.
आपको याद होगा कल मैंने आपको शुरू में कहा था कि बिफोर डिस्कवरी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स, ओके इफ इट्स ऑल क्लियर देन इट्स एक्सीलेंट, बड़ी अच्छी बात है। जब हमने कहा था कि जब जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे तो प्रीवियसली सिंगल ड्रग्स या सिंगल ड्रग एक्सट्रैक्ट्स या प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज हुए थे एनेस्थीसिया। मैंने एग्जांपल दी थी कि इसमें ईथर यूज हो रहा है। सिंगल का क्या प्रॉब्लम है कि वो स्टेप वाइज काम करता है। जब आप ईथर देते हो तो पहले वो सेंसिटिविटी कम करेगा पेन की, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसनेस जाएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मसल रिलैक्सेशन होगी और फिर अल्टीमेटली आपका पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर या अदर वाइटल सेंटर्स होना शुरू हो जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स अचीव करने के लिए आपको बहुत हाई डोज देनी पड़ेगी, और जब आप हाई डोज दोगे तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट रिवर्ट ही ना हो, पैरालिसिस ऑफ वाइटल सेंटर्स हो जाए और पेशेंट रिकवर ना हो। तो बेसिकली ये डिसएडवांटेज है। अगर आप कॉन्शियसनेस पहले चली गई है, मसल रिलैक्सेशन नहीं आई, पेशेंट बेहोश हो गया, आपने कहा फाइन एनेस्थीसिया हो गया, मसल्स उसके रिलैक्स नहीं हुए, अगर आपने मसल रिलैक्सेशन अचीव करने के लिए और एनेस्थेटिक दे दिया तो उतनी देर में उसकी रेस्पिरेशन डिप्रेस हो गई, तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। इंक्रीज डोज से एडवर्स इफेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इस मोनोथेरेपी के प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। Balanced anesthesia is a combination of multiple anesthetics used together in order to take advantage of their beneficial effects and avoid their adverse effects. इसको जिस मर्जी जुमले में लिख लो, लेकिन मकसद यही है कि उनकी खूबियों का फायदा उठाना है और उनके नुकसानात से बचना है। अब ये देखो जो दूसरी पिक्चर है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी दिखा रही है। अब हमने क्या किया कि हमने एक ही एनेस्थेटिक से ये सारी स्टेजेस, एक तो ये कि बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो सारे कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया को फुलफिल ही नहीं करती, इन केस वो फुलफिल कर भी दें तो वो हमारे लिए डेंजरस है। तो हम क्या करते हैं, हम हर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया के लिए डिफरेंट एजेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम अनकॉन्शियसनेस के लिए हाइलोकेन या प्रोपोफोल सेलेक्ट कर सकते हैं, हम मसल रिलैक्सेशन के लिए स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो सिंपली मसल रिलैक्सेशन कराएगा, और हम पेन सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए ओपियोइड या नाइट्रस ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। हम देख रहे थे ना कि कुछ एनेस्थेटिक्स पेन रिलैक्सेशन नहीं कर रहे थे, तो हमने उसके लिए एनाल्जेसिक एजेंट्स जो हैं वो सेपरेटली सेलेक्ट कर दिए। सिमिलरली ये नेक्स्ट पिक्चर दिखाती है कि कैसे हम प्रोग्रेस करते हैं स्टेप वाइज एनेस्थीसिया में। कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम प्री मेडिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी एनेस्थीसिया से पहले पेशेंट को काम डाउन करने के लिए, उसकी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी पेन को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऑटोनॉमिक सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो हो जाती है हमारी प्री मेडिकेशन। उसके बाद इंडक्शन फेज में आप देखोगे कि मैक्सिमल ड्रग्स हैं, 1 2 3 4 5 ड्रग्स हैं। क्यों? क्योंकि इंडक्शन फेज में हम चाहते हैं कि इमीडिएटली हमें सारे कंपोनेंट्स अचीव हो जाए, ठीक है, एनाल्जेसिया भी मिल जाए, मसल रिलैक्सेशन भी हो जाए, एमनीजिया भी हो जाए, अनकॉन्शियसनेस भी हो जाए, इसलिए हम एक सेट ऑफ ड्रग्स देते हैं। उनमें से कई ड्रग्स ऐसी हैं जिनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जिनका काम सिर्फ जो है वो इमीडिएट इफेक्ट तक था। उसके बाद मेंटेनेंस फेज में जो हमारी स्लो एक्टिंग ड्रग्स हैं वही ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स जो मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया को फुलफिल करती हैं उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन का स्लो होता है, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन आने में टाइम लगता है और हम इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इंडक्शन फेज में ज्यादा ड्रग्स दे देते हैं, मेंटेनेंस में कम कर देते हैं। एंड देन जब पेशेंट्स को रिकवर करते हैं तो हमने उस वक्त भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन को रिकवर करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दे दिया। अब आपने पेशेंट की सर्जरी क्यों एनेस्थीसिया दिया था? पेन को प्रिवेंट करने के लिए। नेचुरली जब एनेस्थीसिया वेयर ऑफ होगा तो पेन वापस आ जाएगी। उस पेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सेपरेट एनाल्जेसिक एजेंट दे देंगे, कोई ओपियोइड दे देंगे, कोई एनसेड दे देंगे, ताकि जब पेशेंट रिकवर हो तो वो उठते साथ ही पेन के साथ येल्प ना करना शुरू कर दे, बल्कि वो स्टेबल कंडीशन में रहे। ये हम कहते हैं रिकवरी की मेडिसिन, एंड दिस कंप्लीट्स योर रेजिमेन फॉर योर बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। थैंक यू वेरी मच। Any questions? By the time I sort my things out, you can ask me any question you want. Okay, ji, all clear. That's excellent. Best of luck for your CVS test on Saturday, and naturally, best of luck to prepare CNS for future tests.
साथ साथ पढ़ लो, साथ साथ एटलीस्ट नोट्स बना लो, ताकि जब आपका टेस्ट आए तो पढ़ना तो आपने पिछली रात होता है, लेकिन एग्जैक्टली पता हो आपको कि आपने क्या पढ़ना है। इसलिए ट्राई टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। डेंटल के बच्चों के लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फेलियर परसेंटेज ज़्यादा इसीलिए होती है कि आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन गैदर अप कर लेते हो और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस नहीं करते हो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।